सत्ता में आज सबसे पहले पश्चिम एशिया में युद्ध वाले संकट की बात करेंगे, जहां जंग दोबारा किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे से लौट चुके हैं, जिसके बाद वो अब नए सिरे से ईरान के खिलाफ युद्ध वाली तैयारी कर रहे हैं। चीन से लौटते हुए बीच रास्ते में ही ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि उन्होंने ईरान का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। ईरान ने अमेरिकी प्रस्ताव का जो जवाब दिया था, उसे देखकर ट्रंप गुस्से में हैं। इसलिए ईरान के खिलाफ वॉर प्लान एक बार फिर एक्टिव किया गया है। हाई लेवल मीटिंग का दौर शुरू हो चुका है। अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर यह है कि किसी भी वक्त ईरान पर हमला हो सकता है। जिस तरह यूरेनियम और हॉर्मूज को लेकर ईरान अड़ा हुआ है, उसे देखते हुए कूटनीतिक समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ इजराइल ने भी अमेरिका को युद्ध शुरू करने वाला साफ संदेश दिया है। इजराइल के चैनल 11 की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ईरान के तेल ठिकानों पर हमले की तैयारी कर रहा है, जिससे ट्रंप पर भी युद्ध को लेकर जल्दी फैसला लेने का दबाव बढ़ रहा है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अगले 48 घंटे में ट्रंप फाइनल फैसला ले सकते हैं, जिसके बाद सोमवार को अमेरिका की तरफ से ईरान पर अटैक हो सकता है। हमले को लेकर पेंटागन पूरी तरह तैयारी कर चुका है। रणनीति यह है कि इस बार ईरान पर पहले से भी ज्यादा आक्रामक हमले हो, ताकि उसे जल्दी घुटनों पर लाया जा सके। हमलों की शुरुआत पहले इजराइल की तरफ से हो सकती है। बस इंतजार यह है ट्रंप के आदेश का। युद्ध वाली आशंका के बीच व्हाइट हाउस और पेंटागन में हलचल है। जानकारी है कि ट्रंप इस वीकेंड व्हाइट हाउस में ही रहने वाले हैं। वो मारा-लागो के अपने निजी रिजॉर्ट में नहीं जाएंगे। इसे वॉर वाले वीकेंड प्लान का एक संकेत माना जा रहा है। अमेरिका की युद्ध वाली तैयारियों के बीच भी ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ट्रंप की धमकी के जवाब में ईरान ने भी धमकी लॉन्च की है। मुश्तबा खामेनेई के प्रतिनिधि हुसैनी हमदानी ने धमकी दी कि अगर हमला हुआ तो अमेरिका को उसके गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। ट्रंप ने कहा है कि वो ईरानी यूरेनियम हासिल करने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन भी कर सकते हैं, जिसके जवाब में ईरान ने इजराइल को पूरी तरह खत्म करने की धमकी दी है। साथ ही कहा है कि अमेरिका को भी ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो फिर कभी हमला करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। ईरान के खिलाफ अमेरिका की तैयारी सिर्फ बयानों में ही नहीं, जमीन पर भी दिखाई दे रही है। हालांकि अभी तक अमेरिका ने अपने ऑपरेशन का नाम तय नहीं किया है, लेकिन तैयारी पूरी कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक 50,000 अमेरिकी सैनिक अलर्ट मोड पर हैं। खास ऑपरेशन के लिए 5,000 मरीन और 2,000 पैराट्रूपर्स तैनात किए गए हैं। 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के सैनिक और मरीन्स को हमले के आदेश का इंतजार करने को कहा गया है। बड़े ऑपरेशन के लिए 2 ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं। समंदर में 12 से ज्यादा वॉरशिप वॉर रेडी मोड में हैं। खाड़ी देशों में 200 फाइटर जेट और बॉम्बर्स तैनात हैं। ईरान पर हमले के टारगेट भी तय कर लिए गए हैं। इस बार अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी और IRGC के बचे हुए अहम ठिकानों को टारगेट करेंगे। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई के सीक्रेट बंकर और सभी मंत्रालयों की इमारत भी टारगेट पर है। हमलों की शुरुआत तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने से हो सकती है। खर्ग आइलैंड समेत ईरान के तेल निर्यात टर्मिनल और ऑयल रिफाइनरी निशाने पर हैं, जिससे ईरान को आर्थिक तौर पर बर्बाद कर डील के लिए मजबूर किया जा सके। उधर ईरान की एक नई धमकी ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। हॉर्मूज से तेल सप्लाई रोकने के बाद ईरान की प्लानिंग दुनिया का इंटरनेट ब्लॉक करने की है। जिस तरह ईरान हॉर्मूज में जहाज़ों से टोल वसूल रहा है, वैसे ही अब इंटरनेट केबल्स के लिए भी फीस वसूलेगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो ईरान खाड़ी देशों की इंटरनेट वाली नस काट सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इंटरनेट की नसों से क्या मतलब है। इसका जवाब है समुद्र के नीचे बिछी हजारों किलोमीटर लंबी वो केबल्स जिनके जरिए आपका डेटा ट्रैवल करता है। पूरी दुनिया में ऐसी अंडर वाटर इंटरनेट केबल्स का जाल मौजूद है। हम आपको ये पूरी खबर दिखाएंगे, लेकिन आपको ये भी बता दें कि ट्रंप का असली टारगेट ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बर्बाद करना है। वो खुलकर ये कह रहे हैं कि ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने दिया जाएगा। उसे अपना यूरेनियम भी सरेंडर करना होगा, भले ही अमेरिका को ग्राउंड ऑपरेशन ही करना पड़े। इसके लिए 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के पैराट्रूपर्स, डेल्टा फोर्स और सील कमांडो अलर्ट मोड पर हैं। इस संभावित ऑपरेशन की पूरी प्लानिंग भी आप जान लीजिए। पहले चरण में फाइटर जेट और वॉरशिप से ईरान के सैन्य ठिकानों पर भीषण बमबारी हो सकती है, जिससे रडार, एयर डिफेंस सिस्टम और लॉजिस्टिक्स को ध्वस्त किया जा सके, ताकि ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान ईरान तेजी से जवाब न दे पाए।
दूसरे चरण में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए स्पेशल फोर्स की एंट्री होगी। इसके लिए नेवी सील, डेल्टा फोर्स के कमांडो परमाणु ठिकानों पर पहुंचकर यूरेनियम को कब्जे में लेंगे। इनकी मदद के लिए हजारों सैनिकों को बैकअप में तैनात रखा गया है, जो किसी भी हाल में परमाणु ठिकानों के चारों तरफ अभेद्य सुरक्षा घेरा बनाएंगे। हालांकि अमेरिका के लिए यह मिशन आसान नहीं होगा। जानकारी के मुताबिक ईरान ने अपना यूरेनियम एक सीक्रेट न्यूक्लियर साइट में शिफ्ट कर दिया है, जहां तक पहुंचना और ऑपरेशन को अंजाम देना बहुत मुश्किल है। ईरान की सीक्रेट पिकेक्स साइट जाग्रोस के ऊंचे पहाड़ों के बीचों बीच बताई जा रही है। यह ठिकाना ईरान की नेतांज परमाणु साइट से कुछ ही दूरी पर है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पहाड़ों के 300 फीट नीचे यूरेनियम रखे होने का दावा है, जहां तक बंकर बस्टर बॉम्ब का असर भी नहीं होता। दावा यह भी है कि ईरान ने पिकेक्स साइट के एंट्री गेट्स को भारी भरकम कंक्रीट से ब्लॉक कर दिया, ताकि अमेरिकी कमांडो यूरेनियम तक न पहुंच पाए। यहां IRGC के सैनिकों का भी बड़ा पहरा बताया जा रहा है, इसलिए अमेरिका को इस ऑपरेशन में लंबा वक्त लग सकता है। उधर ईरान की एक नई धमकी ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। हॉर्मुज से तेल सप्लाई रोकने के बाद ईरान की प्लानिंग दुनिया का इंटरनेट ब्लॉक करने की है। जिस तरह ईरान हॉर्मुज में जहाजों से टोल वसूल रहा है, वैसे ही अब इंटरनेट केबल्स के लिए भी फीस वसूलेगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो ईरान खाड़ी के देशों की इंटरनेट वाली नस काट सकता है। आप सोच रहे होंगे, जैसा कि मैं पहले आपको बता रही थी, कि आखिर इंटरनेट की नसों से मतलब क्या है। इसका जवाब है समुद्र के नीचे बिछी हजारों किलोमीटर लंबी वो केबल्स जिनके जरिए आपका डेटा ट्रैवल करता है। पूरी दुनिया में ऐसे अंडर वाटर इंटरनेट केबल्स का जाल है। अब ईरान ने इसी केबल नेटवर्क पर शुल्क लगाने की तैयारी शुरू की है। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाली अंडर सी केबल्स के लिए फीस मांग रहा है। ईरान का दावा है कि वो इन केबल्स की निगरानी और सुरक्षा कर रहा है, जिसके बदले उसे फीस दी जाए। ईरान सालाना $15 अरब वसूलने की तैयारी में है। ये शुल्क अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियों को देना होगा, जिनमें गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन जैसी कंपनियां शामिल हैं। ईरान का इंटरनेट केबल्स वाला ये प्लान खाड़ी के देशों के लिए भारी पड़ सकता है। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट में 7 मुख्य अंडरसी इंटरनेट केबल्स हैं, जिनमें से 30% ग्लोबल इंटरनेट ट्रैफिक ट्रैवल करता है। ये केबल्स खाड़ी के देशों की इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए अहम है। खाड़ी देशों का करीब 80% इंटरनेट डेटा यहीं से गुजरता है। अगर इन केबल्स को काटा गया तो स्विफ्ट ट्रांजैक्शन, स्टॉक मार्केट और पेमेंट प्रभावित हो सकते हैं। अमेरिका और ईरान दोनों तरफ से अपने अपने दांव चल रहे हैं, क्योंकि कूटनीतिक समाधान की उम्मीद अब खत्म हो चुकी है। ट्रंप ईरान संकट के समाधान की उम्मीद में चीन गए थे, लेकिन वो वहां से खाली हाथ ही लौट आए। ट्रंप ने अमेरिका पहुंचकर यह दावा किया कि उनका चीन दौरा सफल रहा, कई अहम डील हुई, लेकिन सच इसके एकदम विपरीत है। ट्रंप का चीन दौरा 3 दिन का था। इस दौरान उन्होंने 6 अलग अलग बैठकों में हिस्सा लिया, लेकिन अमेरिका और चीन के बीच किसी बड़े समझौते का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ। किसी बड़ी डील की जानकारी नहीं दी गई। ट्रंप और जिनपिंग का साझा बयान तक जारी नहीं हुआ, जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि ट्रंप चीन से खाली हाथ ही लौट आए हैं। ईरान के साथ डील कराने को लेकर चीन ने ट्रंप को कोई खास भरोसा नहीं दिया। ताइवान के मुद्दे पर चीन ने सख्त तेवर दिखाए और बात करने से मना कर दिया। टैरिफ और ट्रेड डील को लेकर भी कोई ऐलान नहीं हुआ। दुर्लभ खनिज और परमाणु ऊर्जा को लेकर भी डील नहीं हो पाई। बोइंग डील को लेकर काफी चर्चा थी, लेकिन चीन ने कोई फाइनल जवाब इस पर भी नहीं दिया है। यानी ट्रंप के चीन दौरे के बाद कुछ खास नहीं बदला है, बस ताइवान को लेकर अमेरिका का स्टैंड बदला हुआ दिखा है। जिनपिंग ने ट्रंप को ताइवान वाली जो हिदायत दी है, उसका असर उनके वॉशिंगटन पहुंचने के बाद भी कम नहीं हुआ। जो ट्रंप कभी ताइवान की रक्षा का प्रण लेते थे, वो अब अमेरिका और ताइवान की भौगोलिक दूरी का बहाना बनाते हुए दिखे। वैसे भी डील और समझौते वहां होते हैं जहां 2 देशों के बीच आपसी भरोसा हो। चीन और अमेरिका के बीच ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्रंप के दौरे के दौरान अमेरिकी अधिकारियों को यही लगता रहा कि चीन उनकी जासूसी कर सकता है। ये डर इतना ज्यादा था कि अमेरिकी अधिकारियों ने चीन से मिले गिफ्ट वहीं फेंक दिए। एयरफोर्स 1 में सवार होने से पहले सभी चीजों को कूड़ेदान में डाला गया, जिनमें चीन से मिले बैज, ID कार्ड और फोन शामिल थे। इनमें ट्रैकर या कोई दूसरा हैकिंग डिवाइस होने की आशंका जताई गई। जासूसी के डर से ट्रंप की टीम अपने साथ मोबाइल या लैपटॉप जैसा कोई डिवाइस लेकर नहीं गई थी। डेलीगेशन के सदस्यों ने चीन में अस्थायी फोन का इस्तेमाल किया।
अमेरिका हमेशा से साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से चीन को रिस्की मानता रहा है। आगे बढ़ते हैं उस खबर के साथ जिसमें पाकिस्तान के लिए दर्द है, बेचैनी है। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के लिए गंभीर चिंता है। भारत के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ा संदेश दिया है। सेना संवाद कार्यक्रम के दौरान सिविल मिलिट्री इंटरैक्शन में उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं। पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि अगर वो लगातार आतंकवादियों को पनाह देता रहा तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। If Pakistan gives a chance again for continuation of Op Sindoor, will we hit them hard or harder? I think that's in the domain of classified information. But I think if you have heard me earlier, what I have said that Pakistan, if it continues to harbor terrorists and operate against India, then they have to decide whether they want to be part of the geography or history or not. इस सब के बीच पीएम मोदी अपने 5 देशों की विदेश यात्रा के दूसरे पड़ाव पर नीदरलैंड्स पहुंचे। यहां उन्होंने द हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया और दुनिया के मौजूदा हालात पर चिंता भी जताई। पीएम मोदी ने कहा कि आज मानवता के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। पहले कोरोना, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट से जूझ रही है दुनिया। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन गया है। अगर हालात नहीं बदले तो बीते अनेक दशकों के काम पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी गरीबी के दलदल में फंस जाएगी। एक बार सुनिए पीएम मोदी ने जब द हेग में भारतीयों को संबोधित किया तो क्या क्या कहा। भारत जब सफल होता है तो पूरी मानवता को उसका फायदा होता है। लेकिन आज मानवता के सामने अनेक बड़ी चुनौतियां भी हैं। पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। ऐसी वैश्विक परिस्थितियों में आज दुनिया रेजिलिएंट सप्लाई चेन की बात कर रही है और तब भारत और नीदरलैंड मिलकर एक ट्रस्टेड, ट्रांसपेरेंट और फ्यूचर रेडी सप्लाई चेन बनाने में जुटे हैं। भारतीय बिजनेस के लिए यूरोप में प्रवेश का नेचुरल गेटवे नीदरलैंड बनेगा। 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। पीएम मोदी 9 साल के बाद नीदरलैंड दौरे पर पहुंचे हैं। ये दौरा भारत और नीदरलैंड के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत बनाने के लिहाज से काफी अहम है। इस यात्रा में व्यापार, टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, वाटर मैनेजमेंट, ग्रीन एनर्जी और रक्षा सहयोग जैसे कई बड़े मुद्दों पर बातचीत होगी। इस दौरे का सबसे बड़ा फोकस सेमीकंडक्टर और हाईटेक इंडस्ट्री को माना जा रहा है। भारत इस समय अपनी चिप मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाने पर काम कर रहा है। इसी वजह से भारत की नज़र डच टेक्नोलॉजी कंपनियों के साथ साझेदारी पर है। इसके अलावा दोनों देश पोर्ट, लॉजिस्टिक्स, कृषि तकनीक और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे सेक्टर में सहयोग बढ़ाने की तैयारी में है। नीदरलैंड वाटर मैनेजमेंट और मॉडर्न खेती की तकनीक के लिए दुनिया भर में जाना जाता है और भारत इन क्षेत्रों में उसके अनुभव का फायदा लेना चाहता है। सत्ता की अगली खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां पुलिस ने लाउडस्पीकर की आवाज नीचे करने के लिए कहा तो तनाव बढ़ गया। हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई और मामला पत्थरबाजी तक पहुंच गया। ये मामला पश्चिम बंगाल के आसनसोल का है। हुआ ये कि सत्ता संभालने के बाद सीएम शुभेंदु अधिकारी ने धार्मिक स्थलों में लाउडस्पीकर की आवाज को नियंत्रित करने और उसे एक सीमा तक बजाने का आदेश दिया था। सीएम के आदेश के बाद आसनसोल में पुलिस प्रशासन ने ऐसा ही एक निर्देश जारी किया, जिससे कई जगह पर लोग नाराज हो गए। लोगों ने प्रशासन के सामने इस पर अपनी नाराजगी जाहिर की।
लेकिन शाम होते होते बड़ी संख्या में लोग रेल पार इलाके की पुलिस चौकी पर पहुंच गए। भीड़ ने पुलिस चौकी को चारों तरफ से घेर लिया। कुछ देर तक नारेबाजी हुई और फिर भीड़ ने तोड़फोड़ की और पथराव किया, जिससे निपटने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इस हमले में पुलिस और आम लोगों के वाहनों में तोड़फोड़ भी हुई। घटना में कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हुए। तनाव के बाद पूरे इलाके में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पत्थरबाजी करने वालों की पहचान की जा रही है। घटना में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लोग आकर के थाने में शायद पुलिस वाला से कुछ भैसा भैसी हो, कुछ मामला हुआ, किस चीज़ को लेकर करके वो पूरा कंफर्म लोग अभी पता नहीं लगा सके हैं, मगर जिस ढंग से हुआ ये मतलब सराहने लायक नहीं है। पूरा हम लोग आकर के फाड़ी देख रहे हैं और पुलिस पूरा एक्शन में है। हम लोग जिस ढंग से आए हैं, हम देखे नूरानी मस्जिद का वगैरह कांच उधर टूट गया है। अभी सब सिचुएशन कंट्रोल में है, सब पुलिस के कंट्रोल में है, कोई इशू नहीं है सर। कोई इशू नहीं है, अभी सब कंट्रोल में है। हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जो भी सीसीटीवी फुटेज में पाया जाता है सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कल इवनिंग 9 बजे के आसपास कुछ क्राउड आउट में से आ गया था कुछ इशू लेकर डिस्कस करने के लिए। हमारा पुलिस लीडर था, इस बीच में एक क्राउड का अंदर दो ग्रुप हो गया था। इन लोगों का झमेला स्टार्ट हो गया 2 ग्रुप का अंदर। तो पुलिस इन्वॉल्व हो गया, झमेला रोकने की कोशिश किया, लेकिन इस टाइम कुछ क्राउड आउटपोस्ट का तरफ पत्थर फेंका। इसमें हमारा कुछ माइनर डैमेज हुआ है। तो हम अभी सीसीटीवी देखकर कौन था इन्वॉल्व ये हम आइडेंटिफाई कर रहा है और इन लोगों का अगेंस्ट में एक्शन होगा। इस हिंसा के बाद बंगाल सरकार ने साफ कर दिया है कि कोई भी किसी भी धर्म का हो, उसे सरकार के नियम मानने पड़ेंगे। मंदिर हो सकता है, मस्जिद, अब कोई भी धर्म का हो सकता है, कोई भी जाति का हो सकता है, लेकिन भारत के जो नियम है, भारतीय न्याय संहिता का जो नियम है वो मानना पड़ेगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोल दिए हैं, कहीं पर भी लाउड स्पीकर आवाज के जितना अलाउड है उससे ज्यादा नहीं बजेगा। वो मंदिर हो सकता है, मस्जिद हो सकता है, गुरुद्वारा हो सकता है, चर्च हो सकता है, कोई पब्लिक फंक्शन हो सकता है, लेकिन इट विल बी नॉट अलाउड। सो इसमें इसको लेकर धर्म का राजनीति मत कीजिए। जो कर रहे उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगा। आवाज नीचे के अलावा शुभेंदु सरकार अवैध मदरसों पर भी एक्शन मोड में है। खबर है कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बंगाल में गैर सरकारी और अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। जल्दी इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी। बीजेपी का कहना है कि अवैध मदरसों पर एक्शन हमारी पार्टी के एजेंडे में था और जल्दी ही एक्शन शुरू होने वाला है, जबकि टीएमसी का कहना है कि मदरसों को बंद करने की बात करने वाले बंगाल का इतिहास नहीं जानते हैं। यही तो हमारा पब्लिक के पास, यही तो हमारा इलेक्शन मुद्दा था। मैं पूछना चाहता हूँ, मदरसे से आपको क्या मिलता है? आपको प्रोफेसर मिलता है, आपको डॉक्टर मिलता है, क्या मिलता है? जो अनऑथोराइज्ड है उसको तो बंद करना चाहिए। अनरजिस्टर्ड, अनऑथोराइज्ड कुछ भी बंद करना चाहिए। सिर्फ मदरसा क्यों? अब मदरसा से शुरू होगा तो सभी बंद होगा, कोई बात नहीं। जो वोट दिया उसके लिए काम होगा। स्वाभाविक है, हर आदमी अपने स्ट्रेंथ पे खेलता है, तो मैं अपने वीकनेस की तरफ क्यों ध्यान दूं? जो मुझे वोट दिया उसके साथ न्याय होगा। विधायक तो आप सबके लिए, मैं सबके लिए विधायक रहूंगा। विधायक के नाते जो भी रिसोर्स मिलता है, उस रिसोर्स को जो मुझे विधायक बनाया उसके ऊपर खर्च करना अगर गुनाह है तो ये गुनाह मैं बार बार करूंगा। अंग्रेजी शिक्षा के लिए उस टाइम का जितना एडमिनिस्ट्रेटिव बंदा लोग थे, उन लोग को जानकारी के लिए मदरसा शुरुआत हुआ। इसका हिस्ट्री बहुत दिन से है। कोई चीज़ बंद करना और समूचा हटा देना, ये हम लोग का जो ओपन सोसाइटी है, इंक्लूसिव सोसाइटी का खिलाफ है।
इससे पहले कल कोलकाता में खुली सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर तनाव रहा। कोलकाता के राजा बाजार में जब मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर नमाज पढ़ रहे थे तो पुलिस आ गई और लोगों को सड़क से हटाने लगी। इस दौरान खूब हंगामा भी हुआ। पश्चिम बंगाल में सत्ता संभालने के बाद शुभेंदु सरकार ने सड़कों पर धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है। सरकार ने आदेश जारी किया था कि सड़क पर धार्मिक गतिविधि नहीं हो सकती है, चाहे वो किसी भी धर्म या मजहब के क्यों ना हो। कुल मिलाकर खुले में पशु वध पर रोक की बात हो या धार्मिक स्थलों में लगे लाउडस्पीकर की आवाज को कम करने की बात, सड़क पर धार्मिक गतिविधि बंद करने की बात भी, बंगाल में तनाव और सरकार से टकराव बढ़ रहा है। सत्ता में न्याय की कुंजी खोलते हैं जो सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 अप्रैल को हुए श्रमिक आंदोलन और हिंसा के मामले में गिरफ्तार 2 युवकों को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस से जवाब मांगा है। मामला यह है कि हिंसा के एक आरोपी आदित्य आनंद के भाई केशव आनंद ने एक याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि आदित्य और सह आरोपी रूपेश रॉय दोनों को हिरासत में प्रताड़ित किया गया और कानूनी अधिकारों से भी वंचित रखा गया। इसमें यह भी दावा किया गया है कि जब उनके वकीलों ने कोर्ट में उनका प्रतिनिधित्व करने की कोशिश की तो उन्हें परेशान किया गया और शारीरिक रूप से बाधा डाली गई। जस्टिस बी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुयान की बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने यूपी पुलिस को निर्देश दिया कि आरोपी आदित्य आनंद और रूपेश रॉय को 18 मई को दोपहर 2 बजे उनके समक्ष पेश किया जाए। इस मामले की सुनवाई में याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि इंजीनियर आनंद ने श्रमिकों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील की थी जो न्यूनतम मजदूरी की मांग पर केंद्रित थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने टिप्पणी की कि मजदूरों द्वारा न्यूनतम वेतन की मांग करना उनका मौलिक अधिकार है। इस पर यूपी सरकार के वकील ने कोर्ट में कहा कि भीड़ को उकसाया गया जिससे आगजनी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आरोपी वामपंथी विचारधारा से प्रभावित थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि भारत में वामपंथी विचारधारा रखना या उसका पालन करना कोई अपराध नहीं है। कोर्ट ने कहा कि मजदूर हैं, आतंकवादी नहीं है, वो केवल बुनियादी वेतन की मांग कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट से एक और खबर है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने युवाओं को लेकर अपनी टिप्पणी पर स्पष्टीकरण जारी किया है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें यह जानकर बेहद दुख हुआ कि मीडिया के एक वर्ग ने एक छोटे मामले की सुनवाई के दौरान दिए गए उनके मौखिक बयान को गलत तरीके से पेश किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी आलोचना विशेष रूप से उन लोगों के लिए थी जिन्होंने फर्जी और जाली डिग्रियों के सहारे वकालत जैसे पेशे में प्रवेश किया है। सीजीआई ने कहा कि ऐसे लोग केवल वकालत ही नहीं बल्कि मीडिया, सोशल मीडिया और अन्य प्रतिष्ठित पेशों में भी घुसपैठ कर चुके हैं। उन्होंने ऐसे लोगों की तुलना परजीवियों से करते हुए कहा कि यही लोग व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके आगे सीजीआई सूर्यकांत युवाओं की तारीफ करते रहे और उनके कामों को भी उन्होंने सराहा। उन्होंने साफ साफ कहा कि यह कहना पूरी तरह निराधार है कि उन्होंने देश के युवाओं की आलोचना की। भारत के वर्तमान और भविष्य के मानव संसाधन पर उन्हें गर्व है और देश का हर युवा उन्हें प्रेरित करता है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारतीय युवा उनके प्रति आदर और सम्मान रखते हैं। उन्होंने भारतीय युवाओं को विकसित भारत का मजबूत स्तंभ बताते हुए कहा कि देश का भविष्य युवाओं के हाथों में सुरक्षित है। आपको बता दें कि कल सीनियर एडवोकेट का दर्जा पाने के लिए दायर याचिका की सुनवाई के दौरान सीजीआई ने तिल चट्टों और परजीवियों जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिस पर आज उन्होंने अपनी बात भी कही। सत्ता में अब बात करते हैं नीट पेपर लीक मामले की, जिसमें कई नए राज अब सामने आए हैं। कई नए किरदार भी सामने आ रहे हैं। सीबीआई इस मामले को गंभीरता से लेते हुए फुल एक्शन मोड में है। 24 घंटे में 6 जगह पर छापेमारी की गई। आज सीबीआई ने पुणे की बायोलॉजी लेक्चरर मनीषा गुरुनाथ मांढरे को गिरफ्तार किया। मनीषा मांढरे को दिल्ली में सीबीआई हेडक्वार्टर में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। दावा है कि मनीषा मांढरे नीट परीक्षा के लिए एनटीए के एक्सपर्ट पैनल का हिस्सा थी। पिछले 2 दिन में 2 शिक्षकों की गिरफ्तारी हुई है। कल पुणे के टीचर पीवी कुलकर्णी को गिरफ्तार किया गया था। उसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। आज पुणे की मनीषा को गिरफ्तार किया गया है। कुल मिलाकर देखें तो नीट 2026 पेपर लीक मामले में महाराष्ट्र मॉड्यूल की बड़ी भूमिका थी। नई जानकारियों के आधार पर पूरी कहानी आइए आपको बताते हैं। महाराष्ट्र के 5 जिलों तक नेटवर्क इनका फैला हुआ था। पुणे, अहिल्यानगर, नासिक, लातूर और बीड तक जाल था। बीड होते हुए गुरुग्राम, राजस्थान तक पेपर की बिक्री हुई। लीक पेपर छात्रों के बीच पहुंचाया गया। सूत्रों के अनुसार कोड वर्ड में नीट गेस्ट पेपर की सौदेबाजी की जाती थी। आपको बता दें कि लीक पेपर को ही गेस्ट पेपर कहा जाता था।
बताया जा रहा है कि पीवी कुलकर्णी कई वर्षों से नीट का पेपर सेट कर रहे थे। वो पेपर सेटिंग से जुड़े एनटीए के राष्ट्रीय पैनल में था। पूछताछ में पता चला है कि अभियुक्त धनंजय ने टेलीग्राम के जरिए पेपर शुभम खैरनार तक नासिक पहुंचाया था। शुभम ने पेपर गुरुग्राम के यश यादव को टेलीग्राम पर भेजा था। यश यादव ने राजस्थान में एक परिवार को पेपर 10 लाख में बेचा था। सीबीआई जांच में अब तक कई अहम दस्तावेज, लैपटॉप, बैंक स्टेटमेंट, मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक और कागजी दस्तावेजों की गहराई से जांच की जा रही है। आज जो गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है ये भी आपको बता दें। पीवी कुलकर्णी के बाद महिला टीचर गिरफ्तार की गई है। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम मनीषा गुरुनाथ मंधारे है। मनीषा पुणे की सीनियर बॉटनी की टीचर थी। सूत्रों के अनुसार बायोलॉजी पेपर लीक में मनीषा की बड़ी भूमिका है। एनटीए ने परीक्षा प्रक्रिया में एक्सपर्ट के तौर पर उन्हें नियुक्त किया था। बॉटनी और जूलॉजी के प्रश्न पत्रों तक इसकी पूरी पहुंच थी। पुणे में ये घर पर छात्रों के लिए खास कोचिंग क्लासेस चलाती थी। बड़ी बात यह है कि अपनी कोचिंग क्लासेस में बॉटनी और जूलॉजी के संभावित सवाल छात्रों को बताए थे, नोटबुक में लिखवाया था और किताबों में मार्क भी करवाया था। दावा है कि सवालों वाली इस संभावित लिस्ट से ज्यादातर सवाल नीट यूजी परीक्षा के पेपर में मौजूद थे। कल से ही सीबीआई की गिरफ्त में केमिस्ट्री टीचर पीवी कुलकर्णी हैं। कहा जा रहा है कि कुलकर्णी की कोचिंग क्लास से नीट का पहला गेस्ट पेपर बाहर निकला था। इस पूरी कहानी में एक और महिला किरदार है, उसका नाम है मनीषा वाघमारे। ये पहले से ही सीबीआई की गिरफ्त में है। आज सीबीआई ने अदालत में मनीषा वाघमारे को पेश किया। आपको बताते हैं कैसे पीवी कुलकर्णी और मनीषा वाघमारे मिलकर पेपर लीक वाली सेटिंग करते थे। मनीषा वाघमारे को अभियुक्त पीवी कुलकर्णी ने पार्टनर बनाया था। मनीषा वाघमारे पुणे में ब्यूटी पार्लर चलाती थी। ब्यूटी पार्लर की आड़ में नीट, जेईई, सीईटी पेपर लीक के नेटवर्क का वो काम करती थी। बताया तो ये भी जा रहा है कि मनीषा ने नीट एग्जाम के लिए टीम बनाई थी। कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोऑर्डिनेटर, मेडिकल कंसल्टेंसी चलाने वालों की एक टीम तैयार की गई थी। टीम में धनंजय लोखंडे, शेषराव अंबे, मोहक पराडकर नमन नाम का एक लड़का शामिल था। ये सभी इस मामले में अभियुक्त हैं। नीट परीक्षा के प्रश्नों को लेकर कुलकर्णी ने संदेश दिया था, रट्टा मार लेना, मेरी बात भूलना मत, जो भूला वो चूका। टीवी9 भारतवर्ष को मिली जानकारी के मुताबिक नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी पुणे में कुल 4 कोचिंग क्लासेस चलाता था, जिसमें से एक कोचिंग क्लास वो अपने घर से ऑपरेट करता था और बाकी 3 कोचिंग क्लासेस में वो लेक्चरर के रूप में अपनी सेवाएं देता था और प्रॉफिट मार्जिन में इन कोचिंग क्लासेस के संचालकों से हिस्सा लेता था। इस पूरे खेल में पीवी कुलकर्णी सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था। तो पीवी कुलकर्णी का साथ दे रही थी उसकी खास मनीषा वाघमारे। मनीषा वाघमारे ब्यूटी पार्लर चलाती थी पुणे में और ब्यूटी पार्लर के नाम पर वो 5 लोगों को अपने यहाँ पर काम पे रखी थी, लेकिन उसका मुख्य धंधा था जो नीट के एग्जाम्स होते हैं उसके लिए बच्चों को कोचिंग क्लास तक लाना। यानी पीवी कुलकर्णी की जो कोचिंग क्लास है उसके लिए बच्चों को इकट्ठा करना। अहिल्यानगर के रहने वाले धनंजय लोखंडे ने पुणे में इस नीट के लीक पेपर को सबसे पहले पुणे में वितरित कराया। उसके बाद इस नीट के पेपर को नासिक के शुभम खैरनार को भेजा। नीट का ये पेपर जब शुभम खैरनार के पास पहुंचा नासिक में, तो नासिक से शुभम खैरनार ने ये पेपर गुरुग्राम के यश यादव के पास पहुंचाए। यश यादव को ये पेपर तकरीबन 4 लाख रुपए में बेचे गए। घूंटा बज चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज़ मित्रों से मेरी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फिलहाल मुझे दें इजाज़त।